अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। ओके, सो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है T4 सिंड्रोम। व्हाट इज़ अ T4 सिंड्रोम? T4 सिंड्रोम क्या होता है, आज हम इस पे बात करेंगे। सबसे पहले तो आप स्पाइन को देख सकते हैं। सर्वाइकल स्पाइन आ जाती है, थोरेसिक स्पाइन आ जाती है, लंबर आ जाती है, सैक्रम आ जाती है और कॉक्सिजल आ जाता है। 7 सर्वाइकल आ जाता है, 12 थोरेसिक आ जाता है और उसके अलावा नीचे लंबर आ जाता है, 5 लंबर आ जाता है, 5 सैक्रल आ जाता है और 4 कॉक्सिजल आ जाता है। तो आज हम मिड बैक पे बात करेंगे, थोरेसिक स्पाइन पे बात करेंगे। जो थोरेसिक स्पाइन होता है उसके 12 वर्टिब्रास होते हैं। आया हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले T4 सिंड्रोम होता क्या है। बेसिकली जो थोरेसिक स्पाइन होती है जिसे हम मिड बैक बोलते हैं, तो वहाँ पे जो 12 थोरेसिक वर्टिब्रा होते हैं ना, उनका काम क्या होता है, वहाँ पे उसकी जो एनाटमी देखा जाए, वर्टिब्रा होते हैं, फैसेट जॉइंट्स होते हैं, इसके अलावा ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है, स्पाइनस प्रोसेस होता है, उसकी बॉडी होती है, पार्टिकल्स होते हैं, लेमिनाए होते हैं, वॉटेवर। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो वहाँ पे वर्टिब्रास होते हैं, जो 12 वर्टिब्रा होते हैं, उनका काम ये होता है कि वो फैसिलिटेट करते हैं जब आप स्पाइन पे मूवमेंट करते हो। इसके अलावा वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। फैसेट जॉइंट्स एंड वर्टिब्रा डिस्क वो कंप्राइज द वर्टिब्रल जॉइंट, ठीक है। इसके अलावा हमने कहा कि जो वर्टिब्रा होते हैं, एक तो वो मूवमेंट्स के अंदर फैसिलिटेट करते हैं, दूसरा जो है वो प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट फैसेट जॉइंट एंड वर्टिब्रा डिस्क को, और कंप्राइज जो कि किसके साथ होते हैं, वर्टिब्रल जॉइंट के साथ क्या होते हैं, मुश्तमिल होते हैं। इसके अलावा जब कभी भी डिसफंक्शन हो जाता है या जनरली कोई भी वेयरिंग एंड टेयरिंग हो जाती है या कोई भी ट्रॉमेटिक इंजरी हो जाती है उस बोन पे, तो वो पिंच या इरिटेट कर सकता है नर्व को। इस वजह से पेन काज हो सकता है या डिस्कम्फर्ट काज होता है। जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं, जो थोरेसिक स्पाइन नर्व्स होती हैं, सम टाइम ऐसे होता है कि वहाँ पे कोई भी डिसफंक्शन हुआ हो या फिर स्पाइन एरिया पे कोई भी ट्रॉमा हुआ हो या फिर कोई भी इंजरी हुई हो, तो उस वजह से जो स्पाइनल नर्व है उन पे कंप्रेशन डाल सकता है और उसकी वजह से आपको पेन और डिस्कम्फर्ट काज हो सकता है। इसके अलावा जो T4 सिंड्रोम का जो पेन होता है वो आपको कहाँ कहाँ फील होता है, आपको अपर बॉडी के अंदर फील होगा। टिपिकली आप नीचे आर्म के अंदर आपको होगा, हेड के अंदर होगा, नेक के अंदर होगा और चेस्ट एरिया पे भी होगा। स्पेसिफिकली अगर नर्व कंप्रेशन या जॉइंट डिसफंक्शन अकर होता है 4 थोरेसिक वर्टिब्रा पे, तो वो क्लासिफाई करते हैं कि ये T4 सिंड्रोम है। पेशेंट की प्रेजेंटेशन इस तरह की आ रही है कि उसको पेशेंट को पेन फील होता है, उसको अपर बॉडी से फिर रेडिएट करके आर्म तक, हेड, नेक और चेस्ट इन एरिया पे पेन होता है, तो वो नर्व कंप्रेशन या जॉइंट डिसफंक्शन की वजह से अकर होता है। तो ये क्लासिफाई करते हैं कि ये T4 सिंड्रोम है। आया हम वजह देखते हैं, कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से T4 सिंड्रोम काज होता है। T4 syndrome, what known as a diagnosis of exclusion, has it will only be diagnosed if sometime and presentation do not match other spinal condition, ठीक है। जब T4 सिंड्रोम को आप कैसे डायग्नोज करोगे, अगर आप देखते हो सिम्टम के साथ पेशेंट की प्रेजेंटेशन मैच नहीं कर रही या अदर स्पाइनल कंडीशन के साथ, तो आप उसको, ये अनकॉमन कंडीशन है। इसके अलावा जैसा कि आप देख सकते हो, अगर आपको इसकी सिम्टम सेम मिल रहे हैं लाइक T4 सिंड्रोम, या फिर आपको कोई भी कम्प्लेक्सिटी मिल रही है या फिर पोटेंशियल कोई भी सोर्स ऑफ पेन मिल रहा है बैक के अंदर, तो आप उसको रूल आउट कर सकते हो कि पेशेंट को किस चीज़ का पेन हो रहा है, किस वजह से पेन हो रहा है और किस चीज़ का है, ठीक है। इसके अलावा अगर पेशेंट को डिस्पाइट दिस सम ऑफ द मेन रिस्क फैक्टर इंक्लूड, देखते हो कि पेशेंट को कोई अंडरलाइन थोरेसिक डिसफंक्शन तो नहीं है। अंडरलाइन थोरेसिक फंक्शन मतलब अगर नर्व पे कंप्रेशन या जॉइंट डिसफंक्शन अगर हुआ है T4 थोरेसिक वर्टिब्रा पे, तो वो क्लासिफाई कर सकते हैं कि T4 सिंड्रोम है। इसके अलावा चेंज इन रूटीन के अंदर कोई चेंज हुआ है या फिर नॉर्मल विच इन्वॉल्व दी नॉर्मल मूवमेंट्स के अंदर, यानी आपकी रूटीन मतलब आपने ना इस तरह की रूटीन के अंदर काम किया है या आपने एबनॉर्मल मूवमेंट्स किए हैं, पूर पोस्चर के अंदर आपने बेंडिंग या ट्विस्टिंग की है, तो उस वजह से भी जो है वो डिसफंक्शन होता है थोरेसिक स्पाइन का, या कोई भी ट्रॉमा हुआ हो या आपने अचानक से कोई भी मूवमेंट, सडन मूवमेंट की है या फिर आपने कोई भी भारी चीज़ उठाई या फिर ओवर एक्सटेंशन की स्पाइन पे, ये भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। या आपने कोई भी हैवी लिफ्टिंग या स्टननेस एक्टिविटी की है, यानी आपने हैवी लिफ्टिंग में ट्विस्टिंग या बेंडिंग की है, तो वो भी क्या करता है, पुट कर सकता है, प्रेशर डाल सकता है, एडिशनली स्ट्रेन काज कर सकता है जॉइंट पे। इसके अलावा सडन मूवमेंट विच में आर मे नॉट ओवरलोडेड ओवर एक्सटेंडेड द स्पाइन, यानी अचानक से आपने जो है वो कोई भी भारी चीज़ या फिर ओवर एक्सटेंशन की उस स्पाइन पे,
हैवी लिफ्टिंग, स्टर्नस मूवमेंट एक्टिविटी आ जाता है। इसके अलावा पुअर पोस्चर आ जाता है। पुअर पोस्चर भी T4 सिंड्रोम काज करता है। अगर फेसेट जॉइंट डैमेज हो या फेसेट जॉइंट डैमेज हुए पुअर पोस्चर की वजह से या ट्रॉमा की वजह से, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो सकती है नर्व पे, तो वो भी T4 के लेवल पे, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। इसके अलावा हाइपर मोबिलिटी आ जाती है। हाइपर मोबिलिटी देखते हैं कि अंडरलाइन कोई थोरेसिक डिस्फंक्शन या फिर नर्व इम्पेचमेंट हो नहीं है, वो भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। इन सब चीज़ों को इन सब रिस्क फैक्टर्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं। इसके अलावा इन वजह से जो है वो T4 सिंड्रोम हो सकता है। इसके अलावा सिम्टम क्या क्या होते हैं T4 सिंड्रोम के? हैज़ अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। T4 सिंड्रोम इज मेनली आइडेंटिफाई थ्रू द पेन प्रेजेंटेशन। जो T4 सिंड्रोम के पेशेंट की पेन प्रेजेंटेशन क्या होती है, तो उसकी हमने कहा वही उसको उसको अपर बैक के अंदर, आर्म के अंदर, नेक के अंदर, हेड और चेस्ट के अंदर पेन होगा। इसके अलावा जब आप डायग्नोस करते हो T4 सिंड्रोम को, तो आप आइडेंटिफाई करते हो पेन प्रेजेंटेशन पैटर्न को कि वो रिस्पॉन्स करता है मसल रिडक्शन को या किसी भी मेडिकेशन को। तो एसोसिएशन जो भी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन या कोई भी स्पेसिफिक रेंज ऑफ रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा पेशेंट को बैक पेन होगा, वर्स करेगा। इसके अलावा जब कभी भी आप वहाँ पे अप्लाई करोगे प्रेशर या टच करोगे या पल्पेट करोगे, इसके अलावा पेन होगा, नाइट के टाइम ज़्यादा होगा। इसके अलावा जब आप एक्टिविटी करोगे, कोई भी मूवमेंट्स वगैरह आ जाती हैं थोरेसिक स्पाइन पे, जिस तरह सिटिंग है, लाइंग है ऑन अ बेड पर, सोनेस और टेंडरनेस या नमनेस, सोनेस आपको बहुत ज़्यादा, टेंडरनेस वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होगा, नमपन महसूस होगा बैक में। इसके अलावा टिंगलिंग या पिन एंड नीडल सेंसेशन, आपको ऐसा जैसे सुइयां चुभने वाला पेन महसूस होगा। इसके अलावा पुअर रिफ्लेक्सेस मिलेंगे या सेंसरी प्रॉब्लम। इसके अलावा मूवमेंट्स के अंदर डिफ़िकल्टी होगी, आप बेंडिंग नहीं कर सकोगे, सिटिंग नहीं, स्टैंडिंग, आपको मूवमेंट्स के अंदर दिक्कत होगी। इसके अलावा आपकी मूवमेंट्स होती हैं वो रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्टेड होंगी। और इसके अलावा आपको गेट के अंदर, पोस्चर के अंदर बैलेंस इश्यूज़ होंगे, आप बैठ नहीं सकोगे, स्टैंडिंग नहीं कर सकोगे, लाइन नहीं कर सकोगे वहाँ पर टेंडरनेस की वजह से और हाइपो मोबिलिटी की वजह से, या फिर इसकी वजह से वहाँ पे कोई भी डिस्फंक्शन हो, इस वजह से जो है वो आपका गेट और पोस्चर भी डिस्टर्ब होगा, आपका बैलेंस इशू भी होगा। अब हम देखते हैं जो 12 थोरेसिक वर्टिब्रा पीछे हमने बात की थी, T1 और T2 का क्या काम होता है। जो टॉप 2 थोरेसिक नर्व्स होती हैं ये इंटर होती हैं, ये जाती हैं टॉप ऑफ चेस्ट के अंदर इंटर होती हैं और हैज़ इन द आर्म और हैंड को सप्लाई करती हैं। जो T3, T4 और T5 होती हैं, ये T3, T4 और T5 जो फीड करती हैं या इंटर होती हैं चेस्ट वाल के अंदर और साथ जो है वो ब्रीथिंग में भी हेल्प करती हैं। T6, T7, T8 कैन फीड इनटू दी चेस्ट और डाउन इनटू दी एब्डोमेन, ये इंटर होती हैं चेस्ट के अंदर और फिर नीचे जाती हैं, एब्डोमेन को सप्लाई करती हैं। इसके अलावा जो T9, T10, T11 और T12 जो है वो नीचे जाती है एब्डोमेन को और लोअर बैक को सप्लाई करती है। लेकिन आज हम जिस पे बात कर रहे हैं वो T4 है। जैसा कि आप देख सकते हैं सेकेंड सेंटेंस के अंदर T3, T4 एंड T5, इनका जो फंक्शन होता है जिसमें T4 भी आ जाता है जो कि चेस्ट वाल को, और ये हेल्प करते हैं ब्रीथिंग के अंदर। बाज़ों का जो पेशेंट आते हैं ना, पेशेंट जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि उनको जो है वो चेस्ट पेन हो रहा है या उनको हार्ट इशू है, इवन कि वो ECG वगैरह करवाते हैं, ईको वगैरह करवाते हैं, तो उनकी क्या है नेगेटिव आती है, लेकिन उनको किस वजह से जो है वो पेन उसका रेफ़र कर होता है, ये T4 सिंड्रोम होता है, उस वजह से उनका पेन जो है वो रेफ़र करके चेस्ट तक भी जाता है और पेशेंट जो है वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि उसको कोई दिल का मसला तो नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं थोरेसिक स्पाइन के अपर बैक, जब ये कंप्रेस या इन्फ्लेम हो जाती हैं या फिर कोई भी एबनॉर्मल बोन ग्रोथ हो जाती है या थोरेसिक हर्निएटेड डिस्क होती है, तो इसका पेन जो है वो ट्रेवल करके जाता है अपर बैक तक। इसके अलावा जैसा कि आप देख सकते हैं कि बाजू का पेशेंट अगर T4 एरिया पे आपको वहाँ पे कोई भी ट्रिगर पॉइंट है तो उसका जो पेन होता है ट्रिगर पॉइंट का वो रेफ़र करता है, वो रेफ़र करके आपकी अपर बैक तक भी जा सकता है, अपर बैक तक जाता है, चेस्ट तक जाते हैं, आर्म तक जाता है, हेड तक जाता है, तो पेशेंट परेशान हो जाता है। लेकिन अगर आप क्योंकि वो ट्रिगर पॉइंट की वजह से पेन रेफ़र कर होता है, बाजू का पेशेंट मिसकंसेप्शन होती है कि उसको दिल का मसला है या फिर उसको उसको अपर बैक पेन है। तो फिर इसमें ये होता है कि वो ट्रिगर पॉइंट को जब आप पालपीट करते हो, प्रेशर देते हो, रिलीज़ करते हो, तो पेशेंट का पेन जो है वो रिलीव हो जाता है कुछ हद तक। इसके अलावा ट्रीटमेंट क्या क्या दे सकते हो T4 सिंड्रोम के अंदर?
अगर पेशेंट को बैक पेन है तो ये इंपॉर्टेंट है आप उसको असिस्ट करें या फिर बाय द जीपी और फिजियोथेरेपिस्ट। जीपी का मतलब होता है जनरल जो प्रैक्टिशनर होते हैं, वो एक्सरसाइजेज वगैरह रिकमेंड करते हैं, लेकिन जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो स्पेशलिस्ट होता है, वो स्पेशल एक्सरसाइजेज वगैरह रिकमेंड करता है। फिजियोथेरेपिस्ट विल देन बी एबल टू रूल आउट एनी अदर कंडीशन। फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो क्या करता है, रूल आउट करता है कंडीशन को। दिस में आल्सो रेफर टू वो अंडरस्टैंड करके उसको सीटी, एमआरआई या एक्सरे वगैरह जो है वो कंडीशन के अकॉर्डिंग रिकमेंड करता है। या कोई भी वाइटल फिजियोथेरेपी हो, वी टेलर टू ट्रीटमेंट प्लान टू बेस्ट फिट योर रिकवरी गोल। इसके अलावा जो वाइटल फिजियोथेरेपी आ जाती है, वी टेलर द ट्रीटमेंट प्लान टू बेस्ट फिट योर रिकवरी गोल। कौन कौन सा ट्रीटमेंट प्लान है जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो रिकवर हो सकता है और पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ की अपने पेन रिलीव हो सकता है और वो पेन से निकल के अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ के अंदर आ सकता है। सबसे पहले तो जिसमें आप क्या करेंगे, सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन करोगे। वहाँ पे जो थोरेसिक स्पाइन है वहाँ पे कोई भी स्ट्रेन वगैरह हुआ है मसल का, या फिर वहाँ पे जो है वो फेसिक जॉइंट डिस्फंक्शन हुआ है या फिर नर्व कंप्रेशन हुई हुई या ट्रिगर पॉइंट वगैरह, तो वहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे, सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन करोगे, मसाज वगैरह करोगे। मसल टाइटनेस है तो स्ट्रेचिंग करोगे, अगर मसल वीक है तो बहुत ज़्यादा तो आप स्ट्रेंथन कंडीशन करोगे और बैलेंस टेक्निक करवाओगे। इसके अलावा मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो तो रेंज ऑफ मोशन करवा के रिस्टोर करोगे मूवमेंट्स को। इसके अलावा पोस्चरल इंप्रूवमेंट एक्सरसाइजेज आ जाती हैं। इसके अलावा ड्राई नीडलिंग करोगे, वहाँ पे ट्रिगर पॉइंट है तो आप ड्राई नीडलिंग एक्यूपंक्चर करके वहाँ पे जो है वो ट्रिगर पॉइंट को रिलीज़ कर सकते हो। इसके अलावा जो टेंस ट्रीटमेंट आता है ये यूज़ किया जाता है कि पेन के लिए, और ये क्या करता है, जो पेन के नर्व रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है और इनिशियली जो है वो एंडोर्फिन रिलीज़ करता है और पेशेंट का पेन रिलीफ हो जाता है। इसके अलावा स्पेसिफिक होम एक्सरसाइजेज या सेल्फ मैनेजमेंट टेक्निक आ जाती हैं। स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज को घर के अंदर रिकमेंड की जाती हैं और उसको गाइड किया जाता है, उसको पोस्चर पोजीशन बताई जाती है, प्रॉपर उसको गाइड किया जाता है। ग्रेडेड एक्सपोजर टू लोड प्रोग्राम या फिर फिजियोथेरेपिस्ट में आल्सो एडवाइस करता है आप हीट या आइस एप्लीकेशन या रेस्ट वगैरह करें, अगर नेसेसरी तो उसको पेन मेडिकेशन भी बताता है। अगर पेशेंट को इसके अलावा वहाँ पे हीट वगैरह भी एडवाइस करता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन वगैरह है तो नर्व की या फिर वहाँ पे आइसिंग वगैरह भी रेकमेंड की जाती है। पेशेंट को रेस्ट का कहा जाता है, अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन है तो उसको मेडिकेशन भी रेकमेंड की जाती है। इसके अलावा पेशेंट को जो है वो स्पेसिफिक T4 के लेवल पे मोबिलाइजेशन आ जाती है, मैनिपुलेशन परफॉर्म करता है फिजियोथेरेपिस्ट और जिसकी वजह से पेशेंट को पेन रिलीव हो जाता है। इसके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो एडवाइस करता है हीट और एप्लीकेशन टेस्ट, जैसा कि आपने पीछे देखा। इसके अलावा जो है वो अगर पेशेंट एडिशनली अगर कोई भी पेशेंट को रिकमेंड करना हो तो उसको कहा जाता है कि आप स्पाइनल सपोर्ट वगैरह यूज़ करें, ब्रेसेस वगैरह यूज़ करें और अपनी स्लीपिंग पोजीशन को बेहतर बनाएं, अपने जो है वो थेरेप्यूटिक पिलो का यूज़ करें जो कि उसको सपोर्ट दे, स्टेबिलिटी दे और प्रिवेंट करे एबनॉर्मल मूवमेंट्स को या एबनॉर्मल प्रेशर पड़ता है जो जॉइंट्स वगैरह पे। प्रॉपर अपनी पोजीशनिंग का ख्याल रखें और प्रॉपर जो है वो थेरेप्यूटिक वगैरह पिलो वगैरह यूज़ करें और जो ब्रेसेस वगैरह जो उसकी सपोर्ट के लिए है। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel.